हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल प्रोग्रेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम हिंदी के चैप्टर शब्द सौष्ठव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ शब्द राज, ये राज है आपका। ये दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है, र और ज। इसमें आ भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये बना हुआ है राज। अर्थात कोई भी शब्द अक्षर या फिर अक्षरों से निर्मित होता है, साथ ही साथ उस शब्द का कुछ सार्थक मीनिंग भी होना चाहिए। शब्द खैर आपका बिना सार्थक मीनिंग के भी हो सकता है। जैसे हमारी हिंदी में जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे घर, नगर, हम, विश्वविद्यालय। और निरर्थक शब्द जैसे टट, चटाचट, फट, इनका कुछ अर्थ नहीं है। इससे पहले हम शब्द को एक बार देख लेते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द। अक्षर या फिर अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि, ऐसी ध्वनि होती है जो एकदम स्वतंत्र हो। अर्थात मुझे लगता है आप शब्द को समझ गए होंगे। हिंदी में जो शब्द हैं लगभग 2 लाख के आसपास हैं, जिसमें से 85% हिंदी प्लस भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। साथ ही 15% विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। हिंदी में जो आपके शब्द लिए गए हैं उनमें जो संस्कृत भाषा है वो एकदम प्राचीनतम स्रोत है। अब हम शब्दों को एक बार देख लेते हैं। ये सार्थक निरर्थक होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ निरर्थक शब्द जब सार्थक शब्द के साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो सार्थक मीनिंग देने लगते हैं। जैसे ठीक प्लस ठाक, तो ठीक आपका सार्थक मीनिंग है और ठाक निरर्थक। लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ठीक ठाक तो सार्थक अर्थ देने लगते हैं। ऐसे ही काम धाम, इसमें काम आपका सार्थक शब्द है और धाम निरर्थक, और मिलकर बन गया आपका काम धाम। ये हमें एक सही सार्थक मीनिंग दे रहा है। ऐसे ही आपका जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, तो घड़ी क्या आपका सार्थक मीनिंग है, लेकिन टिक टिक क्या आपका निरर्थक। जब निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो यह भी सार्थक मीनिंग देने लगते हैं। जैसे घंटा टन से बज गया, इसमें टन क्या है आपका एक निरर्थक शब्द है, और घंटा अर्थात घंटा बजाने वाला, तो घंटा टन से बज गया। तो बाकी के साथ में जो निरर्थक शब्द आया तो यह सार्थक मीनिंग देने लग जाता है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हम बनावट के आधार पर शब्दों के भेद को एक बार देख लेते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ अर्थात जो 2 शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं। जैसे आम, जो आपका आम है वो आपका अकेला शब्द है, यह किसी 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना है। ऐसे ही हाथ, हाथ है आपका, यह भी आपका एक अकेला शब्द है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। कान, कलम, ये सभी आपके अकेले शब्द हैं, इन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे छात्रावास, छात्र धन आवास, अर्थात छात्रों की रहने की जगह। छात्र धन आवास, ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। ऐसे विश्वविद्यालय, तो विश्व धन विद्यालय, ये भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। अब हम देखते हैं योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। साथ ही साथ ये अपने सामान्य अर्थ को न दे करके विशेष अर्थ देते हैं। जैसे पंकज, पंकज अर्थात पंक धन ज। पंक मतलब होता है आपका कीचड़, और ज मतलब उत्पन्न, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न। तो कीचड़ से तो आपका जौंक भी पैदा होती है, सिंगाड़ा भी पैदा होता है, काई भी है,
लेकिन हम इसका पंकज का विशेष अर्थ क्या होता है? कमल। तो इसीलिए जो आपका पंकज है ये कैसा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है, जो आपको सामान्य अर्थ न देकर के विशेष अर्थ दे रहा है। ऐसे ही जलज, जलज अर्थात जल देने वाला, लेकिन जल देने वाला मनुष्य भी हो सकता है, किंतु जलज हमेशा बादल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जलज आपका कैसा शब्द है? योगरूढ़। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जो आपके तत्सम शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, अग्नि, मुख, आम्र। साथ ही साथ में अब जैसे तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा काफी वर्षों पुरानी है, सैकड़ों वर्षों पुरानी है संस्कृत भाषा। अब धीमे धीमे संस्कृत भाषा से विभिन्न भाषाओं का उद्भव हुआ है। संस्कृत से आपकी पाली निकली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, अब नई हिंदी। तो धीमे धीमे क्या शब्दों में बदलाव होता गया है और धीमे धीमे शब्द आपके टूटते चले गए हैं। तो जो आपके लेटेस्ट में जो हिंदी में टूट फूट के जो शब्द नए बने हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे फूल, आग, मुंह, आम। तो ये सब आपके कैसे हैं? तद्भव शब्द, जिन्हें हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही आपके देशज शब्द, ये किसी भाषा के नहीं होते हैं। देशज शब्द यह आम बोलचाल में बोले जाते हैं, जैसे लोटा, डिब्बा, खिड़की। ये आपके सब कैसे हैं? देशज शब्द। कुछ विदेशी शब्द भी हैं, क्योंकि हिंदी में विदेशी भाषाओं से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। जैसे चाय, लीची, गुलाब। चाय और लीची ये आपके चीनी भाषा के शब्द हैं और गुलाब फारसी भाषा का। वैसे हम एक हमारा अलग से चैप्टर रहेगा तत्सम तद्भव का और देशज एवं विदेशी शब्द, इनको हम अलग से एक बार और देखेंगे। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वाचक अर्थात अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में जिनका सीधा सा एकदम सरल अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं अभिधा। जैसे वह पढ़ रहा है, अर्थात इसमें सीधा सा अर्थ है, इसमें कुछ वो किसी और इशारा नहीं कर रहा है, एकदम सरल सी बात है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? वाचक, अर्थात जिसमें सीधी बात हो, एकदम सरल बात हो। वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो खेल रहा है। ठीक। लक्षण अर्थात जिसका सीधा अर्थ न लेकर प्रयोजन बस दूसरा अर्थ लिया जाए, उसे हम कहते हैं लक्षणा। जैसे वह पढ़ता लिखता नहीं है, वह तो उल्लू है। तो इसमें इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उल्लू जानवर है, इसमें इसका अर्थ है कि वह पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, वह तो मूर्ख है। तो उल्लू खाली एक दूसरा अर्थ दे रहा है, इसे हम कहेंगे लक्षणा। अब हम देखते हैं व्यंजना। व्यंजना में भी आपका सीधा अर्थ नहीं दिया जाता है, यह विशेष अर्थ की ओर इशारा करता है। जैसे कोई चोर रात में अपने साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है, तो चोर अपने साथी से यह कहने का अर्थ कदापि नहीं कर रहा है कि रात में अंधेरा अधिक है। उसका कहने का मतलब है कि रात बहुत अंधेरी है और चोरी करने लायक एकदम शानदार समय है, अर्थात वह एकदम विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजना। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह जो वाक्य है वो लक्षणा है, व्यंजना है या अभिधा है। अब हम रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद को देख लेते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: विकारी एवं अविकारी। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी। अर्थात लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिन्हें विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे तुम, वह, बालक। विकारी हैं। विकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन सब में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे तुम, वह, बालक, इन सब में आपका परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं विकारी शब्द। जैसे
जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के कारण शब्दों के रूपों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी शब्द में आगे को हमेशा आप आगे लिखोगे, पीछे को पीछे ही लिखोगे। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे आपका कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन। अविकारी शब्दों के भेद देख लेते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी के साथ में आपका शब्द चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।